हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडल कोचिंग। दिस इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ग्रोथ मॉडल पार्ट 2 कर रहे हैं और उसके अंदर ये पार्ट 3 है। इसमें हम हेरोड टेक्निकल प्रोग्रेस को डिस्कस करने वाले हैं। ये एक एपिसोडिक एक्सप्लेनेशन है। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस पार्ट में आप कोई उम्मीद मत रखिए कि आपको कुछ समझ में आएगा। हेरोड इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था एक इकोनॉमिक जर्नल में, टुवर्ड्स ए डायनेमिक इकोनॉमिक्स इन 1937। इसमें उन्होंने कुछ कहा था, आई डिफाइन ए न्यूट्रल एडवांस एज वन विच एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द वैल्यू ऑफ कैपिटल कोएफिशिएंट। उन्होंने कहा कि जो न्यूट्रल एडवांस को मैं कैसे डिफाइन करता हूं कि अगर इंटरेस्ट का रेट कांस्टेंट होगा तो कैपिटल कोएफिशिएंट की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। क्यों होगा भाई न्यूट्रल? देखिए, ये तो आपको पता है कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है तो हो सकता है कि वो लेबर सेविंग हो या कैपिटल सेविंग हो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया। यानी लेबर सेविंग होगा और हमको लेबर सेविंग नहीं चाहिए, तो कैपिटल सेविंग होगा और हमको नहीं चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उसे न्यूट्रल कैसे रखा जाए? टेक्निकल प्रोग्रेस भी होती रहे, फायदा भी होते रहे और कैपिटल पे या लेबर पे हमारा बर्डन भी ना जाए, उसको न्यूट्रल कैसे रखा जाए? तो उसके लिए ये हिक्स ने और हेरोड ने अपनी न्यूट्रलिटी दी है। यहां पे हेरोड ये बोल रहे हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट को हमने कांस्टेंट रखा, कौन सा इंटरेस्ट रेट? ये वो इंटरेस्ट रेट नहीं, ये मतलब प्रॉफिट एक तरीके का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमने कांस्टेंट रखा तो कैपिटल कोएफिशिएंट भी कांस्टेंट रहेगा। जैसे कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कैपिटल कोएफिशिएंट कांस्टेंट रहेगा का मतलब है कि ये जो प्रॉफिट है, रेट ऑफ प्रॉफिट जो आ रहा है वो कांस्टेंट है अगर, तो ये कैपिटल कोएफिशिएंट का मतलब होता है कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये कांस्टेंट रहेगा। मतलब आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से, अगर उसका रेट कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से वो बढ़ रहा है, एक जैसी प्रॉफिट हो रहा है, तो कैपिटल और आउटपुट में जो बदलाव होंगे वो भी उसी रेट से होंगे, वो भी कांस्टेंट रेट से होंगे। अगर ऐसा होता है तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रलिटी, अकॉर्डिंग टू हेरोड। फिर क्या बोला उन्होंने? एंड ए स्ट्रीम ऑफ इन्वेंशंस विच आर न्यूट्रल एज डिफाइंड विल प्रोवाइडेड दैट the rate of interest is unchanged, leave the distribution of the total national product as between labor and capital unchanged। वही बात कही है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अनचेंज्ड है तो उसके बाद जो इनकम होती है, यानी वही प्रॉफिट, तो उस इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेबर्स में और कैपिटल्स में कांस्टेंट रहेगा। अगर ऐसा होता है तो वो न्यूट्रलिटी है। मतलब ये कि जब इनकम आई, उसका शेयर रेंट के रूप में क्या कहलाया? आर के, और उसका शेयर वेजेस के रूप में क्या कहलाएगा? WL। ये हमने पिछली वीडियो में किया था हिक्स वाले में, और ये देखा था, ये कहलाता है रिलेटिव शेयर RK अपॉन WL। और इसमें हमने ये देखा था कि K अपॉन L कांस्टेंट है। मगर अब वो केस तो नहीं है। अब कैपिटल पर लेबर कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि यही तो हिक्स में एक ड्रॉबैक था कि कैपिटल लेबर रेशियो को उन्होंने कांस्टेंट लिया था, तो फिर जब वो कैपिटल लेबर रेशियो बढ़ा तो कोई जवाब नहीं था उनके पास ग्रोथ के लिए। तो अब ये कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब है टेक्निकल प्रोग्रेस का जो इफेक्ट है वो R अपॉन W पे तो होगा ही, साथ साथ K अपॉन L के ऊपर भी होगा। तो जब ये दोनों में ही बदलाव होगा और अगर ये दोनों बढ़ते हैं तो क्या होगा? उसको हम लेबर सेविंग कहेंगे। बढ़ते हैं का मतलब ये रेशियो बढ़े, और रेशियो कब बढ़ेगा? जब नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा होगा, यानी लेबर की जो वेजेस हैं वो छोटी होंगी तो ये बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर ये घटता है तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल सेविंग या कांस्टेंट रहेगा। तो जब लेबर सेविंग रहेगा तो ईटा क्या होगा? ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और कैपिटल सेविंग में ईटा क्या हो जाएगा? लेस देन 0, और यहां पर ईटा इक्वल टू 0। फर्क इतना है हिक्स में और इसमें कि हिक्स में K अपॉन L कांस्टेंट था और यहां पर वो कांस्टेंट नहीं है। तो अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन रिलेटिव शेयर्स में और अगर वो लेबर सेविंग होगा तो उसको हम न्यूट्रलिटी नहीं बोलेंगे, कैपिटल सेविंग होगा तो इसको भी नहीं बोलेंगे। जब ऐसा होगा दोनों में जो शेयर है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कांस्टेंट रहे, बराबर रहे। अगर इसमें डबल हुआ है तो इसमें भी डबल हुए, इसमें भी ट्रिपल हुआ है तो इसमें भी ट्रिपल हुए, तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इनका इनकम रिलेटिव शेयर का जो रेशियो होगा इनकम का वो सेम आएगा, तो वो न्यूट्रलिटी है। इसका मतलब ये हुआ। अब K अपॉन Y को हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटल आउटपुट रेशियो या कैपिटल कोएफिशिएंट, या इसको हम V से भी डिनोट कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो प्रॉफिट है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल।
कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट होगा। अगर ऐसा है तो ये न्यूट्रलिटी कहलाएगी। यानी अगर एक पर्टिकुलर रेट से, ये रेट है, कांस्टेंसी का रेट है, कैपिटल आउटपुट रेशियो टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से बढ़ा, तो उसी रेट में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल भी उसी रेट से बढ़ेगा, यानी कॉन्स्टेंटली बढ़ेगा, ऐसा हेरॉड कह रहे हैं। और हिक्स वाले केस में क्या था, कैपिटल लेबर रेशियो की वजह से जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल रहता था, यहां पर कैपिटल लेबर रेशियो कांस्टेंट लिया जाता था, उसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट रहे अगर, तो वो न्यूट्रलिटी होती थी हिक्स के अनुसार। तो अगर हम डायग्राम देखें, अब यहां वही हमने कैपिटल पर वर्कर ले लिया है और इधर पे हमारा आउटपुट पर वर्कर है। ये एक पहला वाला प्रोडक्शन फंक्शन है y इक्वल टू एफ के टी जीरो। ये टेक्निकल प्रोग्रेस के बाद वाला प्रोडक्शन फंक्शन है y इक्वल टू एफ के टी वन। ये हमारी बीच वाली लाइन जो गई है डायगनली n अपॉन एस के, ये पॉपुलेशन को शो कर रही है उनके सेविंग्स प्रोपेंसिटी टू सेव के हिसाब से। और ये दो लाइन हमने खींची है टेंजेंट, ये नई चीज हमने इसमें जोड़ी है t और t1। अब ये o से लेकर f तक जो लाइन है ये दोनों से पास हो रही है, यहां पर इस पॉइंट से e पॉइंट मान लिया और यहां f पॉइंट से, तो o के स्टार यानी o के स्टार यहां तक अपॉन o y स्टार क्या कहलाएगा, ये कैपिटल और ये आउटपुट रेशियो। कब, जब प्रोडक्शन फंक्शन है ये वाला y इक्वल टू एफ के टी जीरो। ये किसके बराबर होगा न्यूट्रलिटी में, o के डबल स्टार अपॉन o y डबल स्टार, यानी इन दोनों का रेशियो, कैपिटल आउटपुट का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर हो। अगर ऐसा है तो वो न्यूट्रलिटी है। प्लस जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो भी सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो सेम है तो प्रॉफिट भी उनका सेम होना चाहिए। प्रॉफिट मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट मतलब जो जिस लेवल से, जिस स्पीड से वो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो भी बिल्कुल कॉन्स्टेंटली बढ़ना चाहिए। यानी कि जब आउटपुट बढ़ता है तो उसमें प्रॉफिट कहां से हमको पता लगता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल से। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल सेम होना चाहिए। ये क्या होता है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो ई पॉइंट पर या एफ पॉइंट पर, ई ये वाला पॉइंट है और एफ ये वाला पॉइंट है, दोनों पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल अगर बराबर होता है तो वो न्यूट्रलिटी है, यानी दोनों में प्रॉफिट एक ही स्पीड से बढ़ रहा है। तो इसके लिए जरूरी है कि जो पहला वाला प्रोडक्शन फंक्शन है उसका जो स्लोप है ई पॉइंट पर वो किसके बराबर हो, एफ पॉइंट वाले स्लोप के बराबर हो। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये है कि अगर हम पहले वाले प्रोडक्शन फंक्शन पे एक टेंजेंट खींचें उसी पॉइंट पर, ई पॉइंट पर, और एक टेंजेंट खींचें एफ पॉइंट पर, तो ये दोनों पैरेलल हो। अगर ये पैरेलल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट का जो रेट है वो बराबर आ रहा है। ये खींच के हमने देखा तो ये पैरेलल आ रहे हैं। देखिए पैरेलल लाइंस का एक प्रॉपर्टी होती है कि जब ये दोनों पैरेलल होते हैं तो इनके इक्वेशंस एक जैसे होते हैं। उनके इक्वेशंस के जो वेरिएबल्स होते हैं वो दुगने, तिगने, चौगुने हो सकते हैं, लेकिन जब हम उन दोनों को देखेंगे तो उनके जो वेरिएबल्स होते हैं एक जैसे होते हैं। समझिए कि इन दोनों का इक्वेशन एक ही होता है पैरेलल लाइंस का। अभी मैंने आपको पैरेलल लाइंस वगैरह मैथमेटिक्स तो कराया नहीं है, पर ऐसा समझिए कि पैरेलल लाइंस का इक्वेशन एक जैसा होता है। तो यहां पर ये पैरेलल हैं और इनका इक्वेशन एक जैसा है, इसलिए इनका रेट ऑफ प्रॉफिट भी एक जैसा है। यानी कि प्रॉफिट का रेट पता करने के लिए हमने टेंजेंट खींचा और टेंजेंट पैरेलल आ गया। तो हेरॉड का न्यूट्रल टेक्निकल चेंज को देखने के लिए जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन को ऊपर की तरफ बढ़ाया y इक्वल टू एफ के टी जीरो से y इक्वल टू एफ के टी वन, जहां पर कैपिटल आउटपुट रेशियो k स्टार अपॉन y स्टार इज इक्वल टू k डबल स्टार इक्वल टू y डबल स्टार है, वहां पर हमारा प्रॉफिट भी एक जैसा है। पॉइंट ई और एफ बता रहा है कि प्रॉफिट का रेट भी एक जैसा है। इससे पता क्या चलता है हमको, इससे ये पता चलता है कि हेरॉड का जो न्यूट्रल चेंज है वो हिक्स से अच्छा है, क्योंकि हेरॉड का न्यूट्रल चेंज डायनामिकली ग्रोथ मॉडल्स में इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हिक्स का नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कैपिटल लेबर रेशियो जब बढ़ जाता है तो उसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन हेरॉड न्यूट्रल टेक्निकल चेंज में एक चीज और है, वो ये है कि इन्होंने लेबर को डायरेक्टली रेफर नहीं किया, इन्होंने कैपिटल और आउटपुट लिया है। पर फिर भी अगर हम देखें तो कैपिटल लेबर रेशियो बोलें या आउटपुट लेबर रेशियो बोलें,
ये दोनों बिना टेक्निकल प्रोग्रेस के भी बदल सकते हैं। यानी ये लेबर सेविंग या कैपिटल सेविंग की तरफ भी जा सकते हैं अगर टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं होती है या न्यूट्रल नहीं होती है। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो जब कांस्टेंट होता है और टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, तब जरूरी नहीं है कि कैपिटल लेबर रेशियो चेंज हो। मतलब इसके चेंज होने से हिग्स फेल हो रहे थे, लेकिन यहां पर इसके चेंजेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैपिटल आउटपुट रेशियो को कांस्टेंट ले लिया गया है। तो टेक्निकल प्रोग्रेस के बाद इनके चेंज होने से फर्क नहीं पड़ रहा और हम आसानी से न्यूट्रलिटी पर आ पा रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लेबर में कुछ बढ़ना ही नहीं हो रहा है। हेरोड ने यह कहा था कि न्यूट्रल इनोवेशन का मतलब है कि लेबर्स की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, मगर वो उसी स्पीड से, उसी रेट से बढ़ेगी जिस रेट से इनोवेशन की वजह से मशीन्स का रेट बढ़ा है। यानी मशीन्स की प्रोडक्टिविटी जिस रेट से बढ़ी है, उसी रेट से लेबर्स की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, क्योंकि वो मशीन्स कौन यूज करेगा? लेबर ही तो यूज करेगा। यानी हेरोड न्यूट्रलिटी यानी कि आउटपुट पर मशीन और आउटपुट पर लेबर दोनों का प्रोपोर्शन सेम रहेगा न्यूट्रलिटी में। इसको 1938 में मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने एक नाम दिया, और वो नाम दिया कि ये प्योरली लेबर ऑगमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस है। मगर इसका केवल ज्योमेट्रिकल डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने दिया था। लेबर ऑगमेंटिंग का मतलब है कि लेबर में एफिशिएंसी बढ़ाई गई। कैसे? टेक्निकल इनोवेशन करके, और ऐसा इनोवेशन किया है कि न्यूट्रल रहे, कि कैपिटल लेबर रेशियो का फर्क ना पड़े। और इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया था ओजावा ने। तो इसके लिए जॉन रॉबिन्सन ने अपना जो प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला दिया था वो था y इक्वल टू एफ के बीटी एल। बीटी क्या है? जो एल को इफेक्टिवली बढ़ा रहा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिएगा। मगर सोलो ने इसका उल्टा दिया, उन्होंने कैपिटल ऑगमेंटिंग के बारे में बताया। तो अब ये सब क्या है, इसको हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से ये मॉडल्स में इंप्लीमेंट होते हैं। मतलब जॉन रॉबिन्सन के हिसाब से टेक्निकल प्रोग्रेस हिग्स न्यूट्रल और हेरोड न्यूट्रल दोनों हो सकती है। कब? जब इलास्टिसिटी कैपिटल और लेबर के बीच में 1 हो। अगर आपने कॉप डॉगलस फंक्शन नहीं देखा है तो देख लीजिए कि उसमें कैपिटल लेबर के बीच में इलास्टिसिटी 1 होती है। यानी हम उनको इंटरचेंज करते हैं जब, तो आसानी से हो जाएं और डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई बदलाव ना हो। ये थोड़ी सी डीप बातें हैं, इसको अभी भूल जाइए आप। जब आगे मैं कराऊंगा कि ये कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं टेक्निकल चीजें मॉडल्स में, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। दैट्स इट, थैंक यू।